हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 से बनने वाले कुछ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं सबसे पहले अम्ल लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है। तो सही उत्तर है एसिडस से। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर एसिडिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो तो ये क्या कहलाते हैं? सांद्र अम्ल या क्षार। यदि अम्ल या क्षार की तुलना में जल की मात्रा अधिक हो तो कहलाते हैं तनु अम्ल या क्षार। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर CaSO4.2H2O। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। आर्यनियस के अनुसार प्रबल अम्लों के उदाहरण दीजिए। तो प्रबल अम्ल है HCl, HNO3, H2SO4। आर्यनियस के अनुसार दुर्बल अम्लों के उदाहरण दीजिए। दुर्बल अम्ल है CH3COOH, H2CO3। आर्यनियस के अनुसार प्रबल क्षारों के उदाहरण दीजिए। तो प्रबल क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और NaOH। ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल क्षार वो होते हैं या प्रबल अम्ल वो होते हैं जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए। जैसे KOH है वो K+ और OH- में, ऐसे NaOH Na+ और OH- में टूट जाता है तो ये पूर्णतः आयनित हो जाता है, तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार है। और अगर पूर्णतः आयनित नहीं होता है, कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में रह जाता है, तो वो होता है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। आर्यनियस के अनुसार दुर्बल क्षारों के उदाहरण दीजिए। जैसे NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। फिर है संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा किसने दी? तो संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा दी ब्रांस्टेड लोरी ने। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा दीजिए। तो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा है अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना की कमियां लिखिए। अब ये जो संकल्पना है ये कहती है कि अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, लेकिन उन अम्ल और क्षारों के बारे में क्या जो कि प्रोटॉन नहीं रखते, यानी अप्रोटिक अम्ल या अप्रोटिक क्षार होते हैं। तो ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना की कमी भी यही है कि यह संकल्पना अप्रोटिक अम्ल यानी H+ विहीन अम्ल और क्षार जैसे CO2, SO2, BF3 आदि की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती है। लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा दीजिए। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बंध बनाने के अंदर भाग नहीं लेता है। लुईस संकल्पना के अनुसार अम्लों के उदाहरण दीजिए। तो लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल कौन से हैं? इस संकल्पना के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, जिनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जिनका अष्टक अपूर्ण होगा वह अम्ल का कार्य करेंगे। जैसे BF3 में अष्टक अपूर्ण है, AlCl3 में अष्टक अपूर्ण है, मैग्नीशियम +2 और सोडियम +2। इन आयनों के पास में मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो धनायन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए धनायन और अष्टक की अपूर्ण वाले यौगिक है जो इसमें लुईस अम्लों का कार्य करते हैं। लुईस संकल्पना के अनुसार क्षारों के उदाहरण लिखिए। इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक लुईस क्षार का कार्य करेंगे। अम्ल लिटमस पेपर के रंग को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। खट्टे पदार्थों को
धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है? खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो धातु के साथ क्रिया करके विषैले यौगिक बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड क्षार की तरह कार्य करता है, क्षारीय होता है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी एक तरीके से उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। अम्ल क्षारों का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि अम्ल और क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जलीय विलयन में ये आयनित अवस्था के अंदर रहते हैं, तो आयन होते हैं और मुक्त आयन जहाँ भी होते हैं वहाँ पे विद्युत का चालन होता है, इसलिए अम्ल क्षारों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है और इसी कारण इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। खनिज अम्लों के उदाहरण लिखिए। खनिज अम्ल H2SO4, HCl और HNO3 ये कहलाते हैं खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? पौधों और जंतुओं में जो अम्ल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में, एसिटिक अम्ल सिरके में, ऐसे लैक्टिक अम्ल दही के अंदर पाया जाता है। तो जो भी पौधे और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक का उपयोग बॉयलर को अंदर से साफ करने में, उद्योगों में बॉयलर होता है बॉयल करने के लिए, उसको अंदर से साफ करने में, सिंक और सैनिटरी को साफ करने में, यानी अपने जो घरों में हाथ धोने के लिए वॉश, और उसके अलावा जो टॉयलेट वगैरह है, लेटरिन है, उनको साफ करने के अंदर HCl का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक तो उर्वरक बनाने में होता है और दूसरा चांदी सोने के गहनों को साफ करने के अंदर होता है। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत के आधार पर मापा जाता है। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ही सबसे ज़्यादा होती है और किसी भी देश के उद्योग धंधों में यदि सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत अच्छी हो रही है, इसका मतलब है कि उस देश के उद्योग धंधे अच्छे चल रहे हैं। इसीलिए किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत के आधार पर मापा जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सिरके के रूप में अचार आदि को संरक्षित करने में और लकड़ी के फर्नीचर को, टेबल कुर्सी वगैरह होती है, उनको साफ करने में किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग किया जाता है। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग किस में किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में, पेट की अम्लता, पेट में एसिडिटी हो जाए, अम्लता हो जाए, उसको दूर करने में, कब्ज हो जाए, उसको दूर करने में किया जाता है। pH स्केल क्या है? यह किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता को बताने हेतु एक स्केल होती है जिस पर 0 से 14 तक के अंक होते हैं। तो अगर pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है, अगर pH 7 है तो विलयन उदासीन होता है, और अगर pH 7 से अधिक है लेकिन 14 तक है तो विलयन क्षारीय है। pH को परिभाषित कीजिए। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम, लघुगणक, ये क्या कहलाता है? pH। भोजन के पश्चात दंतमंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई क्यों करनी चाहिए? क्योंकि खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुख का pH का मान कम हो जाता है, और ये जब pH का मान 5.5 से भी कम हो जाता है तो दांतों की इनेमल का क्षय होने लगता है। इस इनेमल के क्षय को रोकने हेतु भोजन के पश्चात दंतमंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो pH है उसका मान बढ़ जाएगा और दांतों के इनेमल का क्षय नहीं होगा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा का जल जब वायुमंडलीय प्रदूषकों से क्रिया करता है तो अम्ल के निर्माण के कारण इसकी pH कम हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं? हमें अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु और मृदा प्रभावित होती है। सोडियम क्लोराइड का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी
बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर, बड़ी बड़ी टंकियों में NaCl का संतृप्त विलयन बना लेते हैं, यानी NaCl को जब तक घोलते जाते हैं जब तक कि उसमें ये घुलता रहे। जब ये घुलना बंद हो जाता है तो वो जाता है संतृप्त विलयन। तो इस संतृप्त विलयन में जब HCl गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो शुद्ध सोडियम क्लोराइड नीचे अवक्षेपित हो जाता है, जिसको इकट्ठा कर लिया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का। हिमीकरण मिश्रण ठंडे प्रदेशों में बर्फ को जमने से रोकने के लिए। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस देता है? विरंजक चूर्ण को अगर वायु में खुला छोड़े तो क्लोरीन गैस देता है। पेयजल के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। खाद्य पदार्थ जैसे केक आदि को बेकिंग सोडा के साथ गर्म करने पर ये फूलकर छिद्रित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाद्य पदार्थों में जब बेकिंग सोडा मिलाकर गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और जिससे खाद्य पदार्थ क्या होंगे? फूल करके हल्के और छिद्रित हो जाते हैं। मंद प्रतिरोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर इसका संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है, यानी ये प्लास्टर डेड हो जाता है, मर जाता है। टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दंत चिकित्सा एवं मूर्तियां व सजावटी सामान को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। साबुनीकरण क्या है? उच्च वसीय अम्लों को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लिसरीन का। साबुन मृदु जल में सफाई क्रिया करता है, कठोर जल में नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं? साबुन के अणु में से सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करके और उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे सफाई क्रिया नहीं हो पाती है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट यानी ROSO3Na या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3Na होते हैं। मिसेल क्या है? साबुन के अणु चिकनाई या गंदगी के चारों तरफ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका जल स्नेही भाग अंदर की तरफ और जल विरागी भाग बाहर की तरफ, जल स्नेही भाग और जल विरागी भाग अंदर की तरफ होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं? हमें मिसेल। तो ये थे चैप्टर नंबर 5 से बनने वाले कुछ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न।